हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्रीलिम्स वाला के क्वेश्चन आंसर बैंक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट। हम लोग इंडियन इकोनॉमी को, मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने PYQ सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के प्रैक्टिस कर लिए हैं। These MCQs बुकलेट रिलीज बाय द ओनली IAS इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के कुछ स्पेसिफिक MCQ प्रोवाइड किए गए हैं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन और अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस बुकलेट के थ्रू यहाँ पे आपके MCQ रिवीजन कर रहे हैं। ऑलरेडी 15 क्वेश्चन जो हम इस पर्टिकुलर मैगजीन से कवर कर चुके हैं। इफ़ यू विल सी, तो हमने शुरुआत के 15 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग 3 पार्ट में, जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, पार्ट से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर चुके हैं। आई होप किसी को इसमें कोई भी डाउट और कन्फ्यूज़न नहीं है। इन टुडेज क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। यस, सो ये जो बुकलेट्स है ये आप इनके टेलीग्राम चैनल, ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल या फिर गूगल से भी डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 टॉक्स अबाउट, यहाँ पे आपको कुछ 4 टर्म्स दिए हैं और नीचे बोला है कि इनमें से किस किस को आप किसी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट करते हो। टेरिटरी देखो ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात होती है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी की बात की है, मतलब जो कि आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंडर आ रहा है, जहाँ पे आपका इकोनॉमिक राइट या अर्निंग जो है वो आपकी रिलेटेड होती है। यहाँ पे ये चीज़ पूछी जा रही है। तो यहाँ पे पहले आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन इंटरनेशनल वाटर, embassies and consultant, factories operated by offshore enterprise under custom control and international organization। देखिए, आपका जो भी इंटरनेशनल वाटर में ये चीज़ जो है, इस पे आपका राइट होगा फॉर द अर्निंग पर्पस। अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो भी आपके एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो इंटरनेशनल वाटर में होते हैं, यहाँ पे आपका खुद का एक्सक्लूसिव राइट होता है। आपकी एम्बेसी है बाहर, उस पर भी आपका जो है वो क्या होता है, इकोनॉमिक राइट होता है। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ जो आप ऑपरेट कर रहे हो उस पर भी आपका राइट है। बट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उस पर आपका कोई इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता। राइट, यू कैन नॉट लाइक इकोनॉमिकली आप उसको क्लेम कर सकते हो, उसके रिसोर्सेज को। तो शुरू के 3 तो यहाँ पे हमारे ठीक हैं, बट 4th इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे वो यही पूछ रहा है कि कितने जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की जाएंगी इकोनॉमिक टेरिटरी में। तो 1, 2 एंड 3, 3 जो हैं वो इंक्लूड की जाएंगी। तो ओनली 3 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। विच वन नहीं पूछा है, आउट ऑफ दैट 1, 2, 3 कितनी, तो 3 यहाँ पे होंगी। फिर वो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, देख लेते हैं। एन इकोनॉमी इन विच रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड, यूज्ड एंड देन डिस्कार्डेड एज वेस्ट आर कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब एक इकोनॉमी जहाँ पे हम रिसोर्सेज को पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं और यूज़ के बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो क्या हम उसे सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरा, अ लीनियर इकोनॉमी एम्स टू कीप रिसोर्सेज इन यूज़ फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मतलब लीनियर इकोनॉमी में आप जो रिसोर्सेज हैं उनको जितना पॉसिबल होता है उतना आप यूज़ कर सकते हो, मतलब यूज़ करने की कोशिश करते हो बाय अडॉप्टिंग वेरियस स्ट्रैटेजी लाइक रीयूज़ करना, रिपेयर करना, रिसाइकिल करना। तो देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट, तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, क्योंकि ये जो है ना ये रिवर्स यूज़ किया है। अगर मैं बात करूँ तो एक लीनियर इकोनॉमी जो एक ही पैटर्न पे वर्क कर रही है, आपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करा, आपने उन्हें यूज़ करा और आपने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया, ये लीनियर इकोनॉमी की बात होती है। और सर्कुलर इकोनॉमी आप देखोगे तो इस तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी का शेप होता है, मतलब आप कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश करते हो। तो जो ये कह रहा है लीनियर इकोनॉमी में हम कोशिश करते हैं कि हम रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ये जो है फर्स्ट वाला जो है वो आपका लीनियर इकोनॉमी है, जिसमें रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हुए, यूज़ हुए और डिस्कार्ड हुए। एंड सेकंड आपका सर्कुलर इकोनॉमी है, जहाँ पे आप रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो उतनी कोशिश करते हो बाय अडॉप्टिंग द वेरियस स्ट्रैटेजी लाइक रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिसाइकिल वगैरह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इट इज़ विद रिगार्ड टू 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी जिसको आप मतलब हम इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी से लिंक करते हैं, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ दीज इकोनॉमी। देखिए, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे, देखिए मैंने एक इंडियन इकोनॉमी स्टैटिक में भी कुछ 3-4 पार्ट डाले हैं, वहाँ मैंने डिटेल में ये समझाए हैं। सो आई वॉन्ट आप एक बार वहाँ पे देख लेंगे, सारे फीचर्स प्रॉपर मैंने वहाँ पे मेंशन किए हैं इन तीनों इकोनॉमी
के। मैं यहाँ पे फास्ट में बता देती हूँ आप लोगों को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर वर्क करते हैं, फॉर द प्रॉफिट मोटिव काम करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर उतना ज़्यादा नहीं होता और आप मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, राइट। मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होता है वो उसके लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या? डिमांड एंड सप्लाई। वहीं कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट सारे रिसोर्स होल्ड करती है, गवर्नमेंट प्राइस से रिलेटेड डिसीजन लेती है। तो गवर्नमेंट इज़ द मेन डिसाइडिंग फैक्टर और आपका पर्पस सोशल वेलफेयर होता है क्योंकि गवर्नमेंट ओन है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ दीज इकोनॉमी। लाइक इंडिया की बात करूँ तो इंडिया एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहाँ हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी देखने को मिलती है और मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट बोथ देखने को मिलता है। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट प्लेयर डिसीजन लेते हैं एंड सोशलिस्ट में गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन, मतलब मिक्स फॉर्म में डिसीजन यहाँ लिया जाता है। तो वो पूछ रहा है इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच हैं। कैपिटलिस्ट के आगे वो कह रहा है इकोनॉमिक आउटकम आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया। कमांड में वो कह रहा है गवर्नमेंट रिसोर्स ओन करती है, बिल्कुल कमांड और सोशलिस्ट में गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कोएग्जिस्टेंस होता है, यानी कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट का कोएग्जिस्टेंस होता है। तो ये तीनों ही बातें कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी ठीक हैं, राइट। इसके रिगार्डिंग ये तीनों बातें ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 राइट ऑल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन इट इज़ विद रिगार्ड टू कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। अभी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, पढ़ लेते हैं। पहले तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये चीज़ सबसे पहले आपको देख लेनी है। करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट, अदरवाइज हम गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन को पढ़ा करो। फिर वो कह रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ वन इन विच गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। भैया गलत हो गई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। अभी मैंने बताया प्राइवेट लोग डिसाइड करते हैं मार्केट फोर्सेस के थ्रू। तो पहली तो गलत हो गई है। Socialist economy is one in which the goods produced are distributed among people on the basis of their purchasing power, right? तो वो क्या कह रहा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है, इट इज़ वन इन विच द गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। लोगों के बीच में आप बांट रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर परचेजिंग पावर। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है, राइट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, उनकी परचेजिंग पावर पे नहीं, उनकी मतलब गवर्नमेंट को तो वेलफेयर अप्रोच देखना है ना। ये नहीं देखना है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ही मिलेगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसे नहीं मिलेगा। बल्कि अगर किसी की परचेजिंग पावर नहीं है तो वेलफेयर पर्पज़ तक उस तक चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करते हो, राइट। तो अलग अलग तरीके से जैसे सब्सिडी दे दोगे, बेनिफिट दे दोगे, इस तरीके से आप उन तक रिसोर्सेज पहुंचाने की बात करते हो। तो यहाँ पे ये दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा, दोनों ही इनकरेक्ट हैं, बोथ 1 and 2, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बोथ 1 and 2 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी सबको समझ में आ गया है। सी इज़ द आंसर, ठीक है, डी नहीं है ये। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए अब यहाँ पे बजट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको बताना है कि ये मतलब बजट के आपके मेजर ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। व्हाई डू वी प्रिपेयर द बजट। तो बजट के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया गया, तो बताना ये करेक्टली एक्सप्लेन है या नहीं। और वो पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे कितने जो पेयर्स हैं वो इनकरेक्टली मैच है। मतलब करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखो एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोगों ने पढ़े होंगे बजट, तो ये डिटेल में सबको पता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में गवर्नमेंट इसको करती है टैक्स के थ्रू। लाइक जो वेल्दी पीपल हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा टैक्स लेती है और फिर उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो नीडी हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इन्होंने क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वेदर टू एक्सपेंड डिमांड और रिड्यूस इट। क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ाने या कम करने की बात करती है? गलत बात है ना ये। रीडिस्ट्रीब्यूशन में तो गवर्नमेंट ये देखती है कि टैक्स कैसे चार्ज करना है। टैक्स ज़्यादा लेके मतलब आपकी इनकम और वेल्थ को टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करके और वो नीडी पीपल को दे देगी। स्टेबलाइज फंक्शन के थ्रू गवर्नमेंट कोशिश करती है इस तरीके की पॉलिसी वो बनाए, फ्रेमवर्क बनाए कि प्राइस जो है चीज़ों का स्टेबलाइज रहे। तो यहाँ पे वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसको, स्टेबलाइजेशन फंक्शन में वो कह रहे हैं चेंज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए स्टेबलाइजेशन में कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की बात नहीं होती है, वो आप यहाँ पे करते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन में।
कि आप दोबारा से किस तरीके से लोगों के बीच में रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो आप सेट करते हो, नहीं। स्टेबलाइजेशन में यू विल मेक सर्टेन पॉलिसीज़ जिससे कि चीज़ें मार्केट जो है वो स्टेबलाइज सिचुएशन में चले, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन मतलब क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो। एलोकेट मतलब एक तरीके से होता है डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ। तो डिवाइडिंग टोटल रिसोर्सेज यूज बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल गुड्स, मतलब टोटल रिसोर्सेज में से कितने फॉर द प्राइवेट पीपल यूज़ किए जाएंगे और कितने फॉर द सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाएंगे, राइट। तो ये पॉइंट तो ठीक है, ये आपने सही एक्सप्लेन किया हुआ है, बट शुरू के जो 2 पॉइंट है दैट आर नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन, राइट। ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है, ये इंटरचेंज करके दे दिया आपने। तो 1 और 2 इनकरेक्ट हो गए, 3 करेक्ट हो गए। उसने पूछे कितने पेयर इनकरेक्टली मैच हैं, तो 2 पेयर इनकरेक्टली मैच हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही हैं आपको चीज़ें। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ लिया गोल्डीलॉक्स सिनेरियो से आप क्या समझते हैं। एक इकोनॉमी में देखिए, अगर इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों ने पढ़े हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो गोल्डीलॉक जो सिनेरियो होता है ना, ये एक ऐसी आइडियल सिचुएशन होती है जब हम इकोनॉमिक लेवल पे बात करते हैं। ये एक ऐसी आइडियल मतलब स्टैंडर्ड सिचुएशन की ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जो, और इकोनॉमी से रिलेटेड है वेरी ऑब्वियसली, जहाँ पे आपकी ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली मॉडरेट है, इन्फ्लेशन भी आपकी इकोनॉमी में लो है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन लो है, और प्लस यहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी रिलेटिवली लो है, मतलब लोगों के पास काम है, अनएम्प्लॉयमेंट लो है। अच्छा, देयर इज़ अ सिचुएशन जब इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है अलोंग विद अनएम्प्लॉयमेंट, उसको क्या बोलते हैं, टर्म को आप मुझे बोल के बताएंगे। When there is inflation along with unemployment in the economy, then that situation is known as what? तो यहाँ पे गोल्डीलॉक सिनेरियो क्या हो गया, एक आइडियल सिचुएशन हो गई। एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ मॉडरेट है, इन्फ्लेशन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पे आपकी इकोनॉमी एक बिल्कुल जस्ट सिचुएशन पे है, परफेक्ट सिचुएशन पे है, ना तो वो बहुत ज़्यादा हॉट है, नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। अब हॉट एंड कोल्ड यहाँ पे वेदर से रिलेट नहीं करता है। हॉट मतलब है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है, हाई इन्फ्लेशन नहीं है, और यहाँ पे रिसेशन भी नहीं है। तो ये बता रहा है कि ना तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और ना ही आपका रिसेशन या स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन है, राइट। तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सिचुएशन वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लो एंड स्टैगनेंट, नहीं, स्टैगनेशन नहीं होती, अभी मैंने बताया। कोल्ड नहीं है, ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ना स्टैगफ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो ग्रोथ स्लो नहीं है, ग्रोथ मॉडरेट है। एन आइडियल सिनारियो कैरेक्टराइज बाय रैपिड एंड अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ नहीं, मैंने क्या बोला, ग्रोथ मॉडरेट है। अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्टीडी ग्रोथ, स्टीडी ग्रोथ मतलब नॉर्मल ग्रोथ है। एक आइडियल ऑफन कंसीडर्ड एज आइडियल, तो अभी बार बार मैंने वर्ड यूज़ करा, एक आइडियल सिचुएशन, एक जस्ट सिचुएशन, ना बहुत ये ना बहुत वो, ना बहुत इन्फ्लेशन ना बहुत रिसेशन, तो ये आइडियल सिचुएशन मानी जाती है, राइट। यहाँ पे बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अनप्रेडिक्टेबल है, तो ये भी नहीं है, हमने बता दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडरेट होती है, स्लोली ग्रो हो रहा है, इन्फ्लेशन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, एक आइडियल सिचुएशन है। नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जिसका मतलब है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना बहुत ज़्यादा स्टैगफ्लेशन। आई नो थोड़ा सा क्लमजी हो गया, बट यहाँ पे ये आंसर हमारा ये वाला पार्ट हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट और चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक्सप्लेनेशन आप एक बार खुद से भी इसकी रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए, समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन वही रहते हैं कि क्या दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक हैं तो क्या इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है या एक गलत है एक सही है। तो पढ़ लेते हैं। हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान रखो, ग्रोथ जो होता है ना एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं द थिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर। एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट में हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं। वो ये कह रहा है कि आपकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए आपको ग्रोथ की ज़रूरत है, तो बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ होगी। देखिए, जब हमारे पास ग्रोथ है, जब हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, तभी हम लोग डेवलपमेंट पे भी फोकस कर पाएंगे। इनकम जो आपकी आएगी, आपकी अगर इनकम ज़्यादा है तभी तो आप डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे, चाहे वो सोशली डेवलप करना हो, इंफ्रा डेवलप करना हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना हो, वो सब ह्यूमन डेवलपमेंट हो, मतलब स्किल्स पे खर्च करना हो, एजुकेशन पे खर्च करना हो, लिटरेसी पे खर्च करना हो, तो वो सब चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब ग्रोथ है। तो ये बात तो ठीक है। क्यों? बिकॉज हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स इन हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले तो ये देखो कि स्टेटमेंट सही भी है या नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई तो अपने आप ही डेवलपमेंट हो जाएगी, नहीं। ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगी? अगर ग्रोथ भी मान लो आपकी इक्विटेबल नहीं है,
ग्रोथ इक्विटेबल नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, कुछ सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वहीं कुछ सेक्टर मार्जिनलाइज हैं, वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? सब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिटरेसी, स्किल्स, ये सब नहीं इंक्रीज़ हो पाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट लाती है। ग्रोथ को अगर आप इंक्लूसिव बनाओगे, सस्टेनेबल बनाओगे, तभी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो आंसर आ गया आपका सी। क्लियर? चलिए एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे एक बार खुद से। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव चेंजेस सच एज इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड एंड एजुकेशन, whereas economic growth focus solely on the quantitative like GDP and income। अभी ये मैंने आपको ऊपर वाले पार्ट में ही बता दिया कि ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे बात करता है और डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक हो गई, राइट। अगला पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, अगर आप क्या करोगे, अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर ग्रोथ जो है उससे डेवलपमेंट होगी कब? जब आप रिसोर्सेज को यूज़ करोगे पब्लिक सर्विसेज के लिए, मतलब आप यूज़ कर रहे हो ताकि लोगों का वेलफेयर हो। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ग्रोथ को अगर वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए यूज़ किया जाएगा तभी डेवलपमेंट होगी। अब 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। तो अब आपको देखना है क्या ये 2-1 का करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसको, इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट का कोई ये एक्सप्लेनेशन उतना प्रॉपर नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए आपको दोनों के बीच में बिकॉज लगा के देखना होता है। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है एंड ये क्वांटिटेटिव है, ये फैक्ट है, इसका रीज़न आपने नहीं दिया यहाँ पे, राइट। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे आपकी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो उसका नहीं है ये, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेट गेट्सबी कर्व। देखिए ग्रेट गेट्सबी कर्व सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये देखना है, इकोनॉमी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के कर्व आते हैं, तो ये कर्व किसकी बात करते हैं? सबसे ये राइट, सबसे पहले हमें ये देख लेना है ये कर्व बात किसकी कर रहा है, राइट। ओके, आई थिंक देयर इज सम इशू विद द स्क्रीन। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर बिकॉज आई थिंक देयर इज सम इशू विद द स्क्रीन। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ आपका ग्रेट गेट्सबी कर्व के साथ, और फिर फर्दर आगे क्वेश्चन के साथ इसको कर्व क्या है, किसकी बात करता है, उसको भी समझ लेंगे। या चलिए, तो अब आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। चलिए समझ लेते हैं, कर्व को समझ लेते हैं अभी हम। ओके, वी आर एट द राइट प्लेस। या चलिए, तो ये आ गया आपका ग्रेट गेट्सबी कर्व। पहले इसको समझते हैं ये किसकी बात करता है, फिर आगे देखेंगे। ग्रेट गेट्सबी कर्व है तो आपको पता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी चीज़ के साथ कर्व लिखा होगा इसका मतलब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ग्रेट गेट्सबी कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइक इस तरीके का ग्राफ होगा। तो ये 2 चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, एक बोलता है इनकम इनइक्वालिटी, जिसे ये एक्स एक्सिस पर शो करता है, और वाई एक्सिस पे ये शो करता है आपका इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। आई एम मेंशनिंग इट IGE, या फिर सोशल मोबिलिटी। देखिए सोशल मोबिलिटी होता है जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी को कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, क्लास के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। पुराने ज़माने में कास्ट वर्ना सिस्टम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास, क्लास है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इनकम के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्लास की बात की जा रही है। और अगर देखिए अगर इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा, कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा है, तो आपका जो सोसाइटी में जो मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वो अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ लेंगे, अच्छी जॉब्स पे पहुंच पाएंगे। वेयरएज़ जिनके पास कम पैसा है वो रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी नहीं है तो जॉब भी अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो ये इश्यूज़ इस तरीके के यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो है इसको आपका ग्रेट गेट्सबी कर्व को पॉपुलराइज करने वाले एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था एलान क्रूगर। 2012 में इन्होंने इसे पॉपुलर किया था, मतलब पॉपुलराइज हुआ था इस टाइम पे। ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम इनइक्वालिटी एंड इंटरजनरेशनल आपकी मोबिलिटी।
एक्स एक्सिस पे आता है इनकम इनक्वालिटी, वाई एक्सिस पे आता है आपका इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। ये क्या कहता है कि जो चिल्ड्रन मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे हाई इनकम इनक्वालिटी है, राइट, वहाँ पे आपका जो इकोनॉमिक मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी है, वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है, क्योंकि जिन लोगों के जो फैमिली मेम्बर हैं और इंटरजनरेशनल है, मतलब फादर टू सन, मतलब फादर टू चिल्ड्रन की बात हो रही है, फादर टू चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो वेरी ऑब्वियसली अगर फादर वेल्दी हैं तो चिल्ड्रन सारे रिसोर्सेज यूज़ कर पाएगा ना, वेल्थ यूज़ कर पा रहा है, उनकी अच्छी एजुकेशन अपने बच्चे को वो दे पा रहे हैं। तो अगर इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है तो सोशल मोबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, राइट। उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलेगा जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, जो इनिशियली अच्छी पोजीशन पे यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस थे। तो सिंपल सा उसने यहाँ पे पूछा ग्रेट गेट्सबी कर्व किस रिगार्डिंग बात करता है। तो ग्रेट गेट्सबी कर्व की अगर हम देखें तो यहाँ पे सीधी स्टेटमेंट है, देखिए इनकम इनक्वालिटी एंड द मोबिलिटी इन द कंट्री की बात करता है। यहाँ और पॉइंट क्या दिए गए हैं कि किस तरीके से कुछ गुड्स पे खर्चा करने से हाउस होल्ड इनकम पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये तो हमने देखा ही नहीं है। अगर पढ़ा होगा तभी, देखो तुक्का नहीं लगा सकते हो, पढ़ा होगा तभी यहाँ काम चल पाएगा, अदरवाइज़ मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको सीधा याद रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की भी ये रिलेशनशिप नहीं शो कर रहा है, इनकम इनक्वालिटी एंड द मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी लिखा हो या फिर सोशल मोबिलिटी वर्ड लिखा हो या इंटरजनरेशनल मोबिलिटी लिखा हो, योर आंसर विल बी दिस विद रिगार्ड टू ग्रेट गेट्सबी कर्व। क्लियर। अगला क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। 25 तक हम इस पार्ट में करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 25 क्वेश्चन कह रहा है नॉन फंजिबल टोकन के बारे में। अब नॉन फंजिबल टोकन के बारे में एक चीज़ देखिए, फंजिबल इज़ अ थिंग जो डिवाइड हो जाती है, जो छोटे छोटे पार्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 500 का नोट दे के बोलूँ आप मुझे इसके चेंज दे दीजिए, आपने मुझे 100 के 5 नोट दे दिए, वैल्यू तो 500 ही रहेगी ना, तो वो डिवाइडेड हो गए। बट नॉन फंजिबल टोकन्स वो होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं अलग अलग पार्ट में, राइट। जैसे कि नॉर्मल अगर आपको कोई ओनरशिप, देखिए आप नॉर्मल चीज़ों की ओनरशिप क्लेम कर सकते हो कि ये चीज़ मेरी है, पेपर पे मेरा नाम है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि डिजिटल आर्टवर्क है, डिजिटल आर्टवर्क वगैरह हो गया, आपकी डिजिटल एसेट्स हो गई, और या फिर कोई ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ हो गई जो आपके पास है और आपको उस पर अपना राइट और ओनरशिप क्लेम करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टोकन इशू कर दिए जाते हैं, सो दैट आप उसको, मतलब उन टोकन की फॉर्म में आपको ओनरशिप गारंटी कर दी जाती है। तो यहाँ पे नॉन फंजिबल है, मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ब्रोकन नहीं हो सकते। टोकन्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग, राइट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपको एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दे दी जाए। तो ये यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स होते हैं जो जनरली ब्लॉकचेन में यूज़ किए जाते हैं, जो जनरली ब्लॉकचेन वगैरह में हम देखते हैं कि हम इसको ब्लॉकचेन में यूज़ करते हैं, राइट। और ये जनरली नॉन टेंजिबल इन नेचर होते हैं। नॉन टेंजिबल मतलब इन चीज़ों की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, डिजिटल फॉर्म में ये क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आज की डेट में तो आप इनको ट्रेड भी कर रहे हो, राइट, आज की डेट में तो ये ट्रेडेबल भी हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, नॉन फंजिबिलिटी रेफर्स टू द यूनिक एंड डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ एन एसेट। एक यूनिक जो है वो आपको एसेट फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है, दैट कैन बी रीडली बी एक्सचेंज ऑन अ 1-to-1 बेसिस। अभी मैंने बोला इसको डायरेक्टली आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, दैट कैन नॉट बी एक्सचेंज, ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। नॉन फंजिबल टोकन्स आर द टोकन दैट कैन नॉट बी एक्सचेंज। ये ओनरशिप को शो कर रहा है, बिल्कुल वर्चुअल लैंड, आइटम्स, डिजिटल स्पेसेस, कोई भी वर्चुअल एसेट है उस पर आपकी ओनरशिप को क्लेम करता है ये। इसका देखिए टोकन अलग से आपके स्टोर करके रखे जाते हैं, और वो जो मीडिया है वो अलग से आपके पास, जो वर्चुअल जो भी चीज़ है वो अलग से आपके पास एग्जिस्ट करेगी। बस वो टोकन आपकी ओनरशिप को सिक्योर करने का काम करते हैं, और ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन, अभी मैंने बताया। तो सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, बट 1 गलत है यहाँ पे। तो पूछ रहे कितने पेयर करेक्टली मैच हैं, तो 2 पेयर करेक्टली मैच है, 2 और 3। तो आंसर हो गया ये आपका। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगली वीडियो में मिलते हैं, 26 क्वेश्चन से हम आगे डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन का टारगेट लें और इसको जल्द से जल्द खत्म करें। कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे ग्रेट गेट्सबी कर्व था, अगर आपको नहीं पता था तो यहाँ आपको पता चल गया, थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी चीज़ों को लेके आ जाती है, कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट करती हैं इस तरीके की चीज़ें। इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो वेरी ऑब्वियसली आपने पूरी वीडियो देखी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यू नीड मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड अगर आप वीडियोज़ नहीं भी देख रहे हैं तो आई वॉन्ट कि आप लोग खुद से इसको पूरी मैगजीन को पढ़ लें, ताकि कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट, नए टर्म्स आप लोगों के कवर हो जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।